हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप सिंह शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। नीट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज में, जिसमें अपन पिछले 10 सालों के 2013 से 2024 तक के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो भी पीवाईक्यूज अपने पास है वो अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ईएमआई का। A wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction of the induced EMF is. कोई भी लूप है वो एक अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है और उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर अपने को ईएमएफ अपनी कितनी बार डायरेक्शन को, कितनी बार दिशा को परिवर्तित करता है ये बताना है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के दौरान जब भी अपन बात करें, कोई भी अगर मैं लूप को इमेजिन करता हूं और ये लूप अपने एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा होगा, और इनिशियली एक बार अपन इमेजिन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। मान लेते हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जो भी कंडीशन है, ठीक। अगर इस लूप को अपन रोटेट कराते हैं तो फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन के अंदर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, और बाय लेंज लॉ अपन ये जानते हैं जब भी ईएमएफ जब भी फ्लक्स किसी लूप से चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो ईएमएफ का डायरेक्शन वो इस तरीके से मेंटेन करता है कि इसके इंक्रीज और डिक्रीज का अपोज कर पाए। तो यहाँ पे हाफ रिवॉल्यूशन के अंदर पहले इसमें फ्लक्स डिक्रीज करेगा, अगले हाफ के अंदर फ्लक्स जो होगा वो अपने पास में इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो दोनों ही केसेस के अंदर जो डायरेक्शन जो ये मेंटेन करेगा वो अपनी अलग अलग डायरेक्शंस होंगी। पहले वाले में अलग डायरेक्शन होगी, दूसरे वाले में अलग डायरेक्शन होगी, क्योंकि पहले ये डिक्रीज का अपोज करता है और उसके बाद में दूसरे वाले में इंक्रीज का अपोज करेगा। तो अपन बोलते हैं डायरेक्शन यहां 2 मेंटेन करेगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, ए थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR है। कोई भी सेमी सर्कुलर रिंग अपने को गिवन है और सेमी सर्कुलर रिंग है P, Q और R से यहां पे रिप्रेजेंटेड है। इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से इसका प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। एज शॉन इन द डायग्राम, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज v इज। ठीक है, अगर ये मान लो वर्टिकल फॉल कर रहा है और किसी इंस्टेंट पे अगर इसका स्पीड v के बराबर अपन बोलते हैं, अगर डाउनवर्ड ये फॉल करेगा तो अपन ये मान लेते हैं कि ये जो सेमी सर्कुलर लूप है इसको मैंने इफेक्टिव लेंथ का एक रॉड मान लिया और जो इसका लेंथ है वो अपन मान लेते हैं 2r के बराबर। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 2r लेंथ का रॉड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द प्लेन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में v मीटर पर सेकेंड से फॉल कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दोनों एंड्स के अक्रॉस वो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसके कारण होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मान लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग रोड है तो इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर अपन मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो अपन लिखते हैं वो होता है माइनस ऑफ E इंटू वी क्रॉस बी, या जनरली अपन इसको B क्रॉस V से भी लिख सकते हैं। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा होगा, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो माइनस ऑफ V क्रॉस B जो अपने पास आएगा, V क्रॉस B अगर अपन यहां से देखते हैं तो ये आएगा I कैप में, तो माइनस ऑफ V क्रॉस B अगर अपन देखें तो ये माइनस I कैप में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस एंड पे ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब ये वाला एंड नेगेटिव पोलरिटी पे आ जाएगा और ये वाला एंड आएगा पॉजिटिव पोलरिटी पे। तो अपन ये बोल सकते हैं ये वाला जो एंड होगा वो हायर पोटेंशियल पे और ये वाला एंड जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पे। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 4 जो यहां पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास है वो 2RBV है एंड R इज एट द हायर पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। A conducting square frame of side A and a long straight wire carrying current I are located in the same plane. दोनों same plane के अंदर exist कर रहे हैं। As shown in the diagram, the frame moves to the right with a constant velocity v. The EMF induced in the frame will be proportional to. अपने को इस फ्रेम में induced EMF का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बात समझे, ध्यान से देखो। जब भी अपन induced EMF के बारे में डिस्कस करते हैं तो induced EMF आता है E equals to V, B और अपन L लेते हैं। जनरली जब ये फॉर्मूला अपन लिख रहे होते हैं तो यहां पर V परपेंडिकुलर टू B होता है और B परपेंडिकुलर टू L होता है। ये सारे ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी 2 पैरेलल वेक्टर्स बन जाते हैं तो EMF इंड्यूस नहीं करता है और इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो जनरली अगर मैं इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, अगर मैं इसको राइट डायरेक्शन में V वेलोसिटी से मूव कराता हूं तो आर्म DC और आर्म AB का जो वेलोसिटी है वो इनके लेंथ के पैरेलल है,
और लेंथ के पैरेलल है तो इन दोनों में ही ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ईएमएफ जो अपने पास इंड्यूस्ड हुआ वो इंड्यूस्ड हुआ एडी आर्म में, और दूसरा जो आर्म है अपने पास में बीसी आर्म में, ठीक है। और किसी टाइम पर जब ये वायर से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स पे, साइड लेंथ इसका ए है, तो मैं बोलता हूं फर्स्ट जो ये वायर है एडी, मैं बोल सकता हूं इस वायर से अगर अपन लिखें इसको तो x माइनस ए बाई टू डिस्टेंस पर होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा x प्लस ए बाई टू डिस्टेंस पे, ठीक है जी। तो पहले वाले में अगर अपन ईएमएफ इंड्यूस करता है तो जैसा कि वायर अपन ये बोल रहे हैं करंट कैरिंग वायर है, करंट इसका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो पहले अगर मैं एडी आर्म की बात करता हूं तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस तरफ इनवर्ट टू द प्लेन होगा, इसका मतलब लेंथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लेंथ है एंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो सारी जो कंडीशंस है वो अपने पास में सेटिस्फाई हो रही है, जस्टिफाई हो रही है। तो अपन यहाँ ईएमएफ अगर निकालना चाहते हैं तो आर्म एडी पे मैं मान लेता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर का वो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और इनवर्ट टू द प्लेन है, ठीक है। और इस वाली पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है, वो भी इनवर्ट टू द प्लेन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली आर्म में अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करता हूं, अच्छा दोनों रोड्स सेम डायरेक्शन में जा रही तो पोलैरिटीज जो इनकी बनेंगी दोनों की वो भी अपन ये मान सकते हैं कि सिमिलर बनेंगी। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये हायर पोटेंशियल पे है तो ये भी हायर पे आएगा, और अगर मान लो ये लोअर पोटेंशियल पे आता है तो ये भी लोअर पोटेंशियल पे आएगा, क्योंकि जो मोशन का डायरेक्शन है वो इनका सबका सेम है, सारी कंडीशन सेम आ रही है, बस अगर वेरिएबल है तो इन दोनों के अंदर यहां मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो डिफरेंट आता है। तो फर्स्ट वाली आर्म में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है वो है V B1 इंटू L, ठीक है। दूसरी वाली में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसको अपन बोल सकते हैं V B2L। तो अपन ने ऐसे लिखा V B1 का वैल्यू इस वायर के कारण है तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिस्टेंस जो है वायर से वो x माइनस ए बाई टू है, राइट। और जो E2 का वैल्यू अपन यहां से लिखना चाह रहे हैं उसका वैल्यू आ जाएगा V म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिस्टेंस का जो वैल्यू अपने पास है वो आ जाएगा x प्लस ए बाई टू के बराबर, ठीक है। ये इन दोनों के कारण आने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब पोलैरिटी को अगर अपन चेक करते हैं तो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग जब इसका अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो E इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा E1 माइनस E2 के बराबर, और E1 माइनस E2 के बराबर आता है तो दोनों में से जो कॉमन है वो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कॉमन है। कौन कॉमन है? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहां पे जो अपने पास में वैल्यूज बन रही हैं वो बन रहा है 1 अपॉन एक्स माइनस ए बाई टू, यहां बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए बाई टू। जब अपन इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के दौरान अपने पास यहां बनेगा 2x माइनस ए, ठीक है जी, 2x माइनस ए, 2 चला जाएगा ऊपर, यहां बचेगा माइनस, जो दूसरी वैल्यू बनेगी वो कौन सा बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस ए। तो इसका अगर अपन एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है अपने पास में वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन ए लॉन्ग सोलेनोइड हैज 1000 टर्न्स व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड इज 4 into 10 to the power minus 3 वेबर। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड इज, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, और इसमें जो कंडीशंस अपने को गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, व्हेन ए करंट 4 एम्पियर इसमें से फ्लो कर रहा होगा तो हर एक टर्न में से जो फ्लक्स एसोसिएट आएगा वो ये आएगा, ठीक है जी। तो अगर अपन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की अगर अपन बात करें तो अपन ये बोलते हैं फाई नेट जो होता है दिस इज इक्वल्स टू एल आई, और एल यहां पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। फाई नेट अगर अपन निकालेंगे एन इंटू फ्लक्स ऑफ वन टर्न इज इक्वल्स टू एल आई, नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास 1000 है, एक टर्न से जो फ्लक्स आ रहा है वो 4 into 10 to the power minus 3 है, दिस इज इक्वल्स टू एल इंटू आई का वैल्यू कितना आ रहा है 4 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं, 4 से 4 अपने पास में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 10 to the power minus 3 1000 आ गया, तो अपन बोल सकते हैं L विल बी इक्वल्स टू 1 हेनरी, ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ डायमीटर 0.1 हैज 2 into 10 to the power 4 टर्न्स पर मीटर। तो स्मॉल एन गिवन अपन को 2 into 10 to the power 4 टर्न्स पर मीटर है, इसका मतलब टर्न डेंसिटी गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ, इसका जो डायमीटर गिवन है वो 0.1 मीटर गिवन है। इसमें बोला गया कि ऑफ द सोलेनोइड ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड रेडियस 0.01 मीटर इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनोइड एक्सिस। तो सोलेनोइड अपन ने इमेजिन करा, डायमीटर इसका अपने को गिवन है, और ये एक्सिस ऑफ सोलेनोइड अपन बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक कॉइल रखा हुआ है, इसका एक्सिस और सोलेनोइड का एक्सिस कोइंसाइडिंग है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100,
placed with its axis coinciding with the solenoid axis, the current in the solenoid reduces at a constant rate of 0 ampere to 4 ampere in 0.05 second if the resistance of the coil is 10 pi square ohm. इस coil का जो resistance है वो हम बोल सकते हैं 10 pi square ohm के बराबर है. ठीक है. The total charge flowing through the coil during this time is, कि जितने टाइम में करंट 0 एम्पियर से 4 एम्पियर तक रिड्यूस हुआ, इस दौरान इस कॉइल में से टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा, उस फ्लोइंग चार्ज की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है. तो जैसा कि अपन जानते हैं, देखो ध्यान देना, अगर इसमें से सोलेनोइड में से करंट वेरी करेगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, वो भी वेरी करेगा. वो वेरी करेगा तो इस कॉइल में से फ्लक्स भी चेंज होगा. कौन चेंज होगा? फ्लक्स. और फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा. EMF इंड्यूस होने से इंड्यूस्ड करंट आएगा, और करंट आएगा तो चार्ज भी फ्लो करेगा. ठीक है. तो अगर अपन वहां से बोलें I का वैल्यू, तो I का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में E अपॉन R के बराबर. और जो टोटल चार्ज फ्लो करता है वो फ्लोइंग चार्ज का जो वैल्यू आएगा वो E अपॉन R इंटू में आ जाएगा डेल्टा टी. अब यहां से अगर मैं E का वैल्यू रखना चाहूं तो E जो अपने पास होता है उस E को अपन लिख सकते हैं डेल्टा फाई नेट डिवाइडेड बाय, अपन यहां लिख सकते हैं डेल्टा टी इंटू में आएगा R, साथ में आ जाएगा डेल्टा टी. तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया. तो अपन बोल सकते हैं जो चार्ज फ्लो करेगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, डेल्टा फाई नेट डिवाइडेड बाय R पे डिपेंड करता है. अब कुल मिला के अपने को ये देखना है इसमें टोटल फ्लक्स में चेंज कितना आ रहा है. ठीक है भाई. तो सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को अपन जानते हैं कि जो B का वैल्यू आता है वो आता है म्यू नॉट NI. कितना रहा बताओ? म्यू नॉट NI. ठीक है जी. तो जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो एक्चुअल में करंट में चेंज के कारण आ रहा है. डेल्टा टी से डेल्टा टी को अपन ने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है. तो अपने पास में जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा एक इस कॉइल में से, जो टोटल फ्लक्स अपन कैलकुलेट करेंगे, उस टोटल फ्लक्स की वैल्यू को अपन लोग लिखेंगे एरिया इनटू म्यू नॉट NI. ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो N के बराबर आ रहे हैं इस कॉइल के अंदर. ठीक है. तो अगर मैं फ्लक्स में चेंज लिखना चाहूं तो बाकी सारे पैरामीटर तो कांस्टेंट है, कैपिटल N कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है. चेंज कौन हो रहा है बताओ? करंट चेंज हो रहा है. तो अगर मैं यहां से वैल्यू रखना चाहता हूं इसकी, तो ये अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल n इंटू कैपिटल N. ठीक है. साथ में आ जाएगा अपने पास A, साथ में आ जाएगा डेल्टा I डिवाइडेड बाई R. ये सारी वैल्यूज अपने को यहां पर गिवन है, और सब वैल्यूज को जब अपन यहां से पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा 32 माइक्रोकूलम के बराबर. ओके. चलें क्वेश्चन नंबर 6. ध्यान दें. द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सर्टेन इंडक्टर इज 25 millijoule when the current in the inductor is 60 milliampere. This inductor is of inductance. देखो एनर्जी स्टोर्ड अपन जानते हैं, एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू अपन लिखेंगे तो 1/2 LI स्क्वायर आएगा. इस वैल्यूज को अपने पास में गिवन है. U का वैल्यू गिवन है अपने पास, कितना है? 25 मिलीजूल के बराबर. जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है उस करंट का वैल्यू अपने पास में 60 मिली एम्पियर के बराबर है. ठीक है. तो सभी वैल्यूज को जब अपन यहां से पुट कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू बेसिस पे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. U का वैल्यू 25 इंटू 10 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू 1/2 L अपने को सॉल्व करना है. और I स्क्वायर अगर अपन लिखें यहां पे तो 60 इंटू 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर, और L अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन अपने पास आएगा 13.89 हेनरी के बराबर. ओके. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. इसमें बोला गया है 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया. नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 800. जो अपने पास एरिया गिवन है उस एरिया का वैल्यू है 0.05 मीटर स्क्वायर. इज केप्ट परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड से प्लेन जो इसका है वो परपेंडिकुलर है. ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को मैं लिख देता हूं यहां से 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला. When the plane of the coil is rotated by 90 डिग्री. इसका प्लेन अगर पहले पैरेलल था तो बाद में परपेंडिकुलर हो जाएगा. अगर मान लो पहले प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसके बाद में पैरेलल हो जाएगा. अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस. किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर इसको अपन रोटेट करते हैं, एक्सिस जो इसके प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, इन 0.1 सेकेंड द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी. इंड्यूस्ड EMF निकालना है तो रीजन तो वही है. देखो इंड्यूस्ड EMF निकालेंगे तो अपने पास में सिंपल सा बात है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी से लिखना पड़ेगा. और डेल्टा फाई इसका मतलब पहले मान लेते हैं अपन, ये बोल देते हैं कि जो ये लूप है
ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, और इसको अगर मान लो प्लेन को 90 डिग्री से घुमाना है, इसका मतलब इसमें फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा फाई की वैल्यू अगर अपन यहां से लिखें तो ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ बी ए, इनिशियल फ्लक्स है, माइनस बाद वाला अपने पास कितना हो गया 0, डिवाइडेड बाय मोड ले रहे हैं डायरेक्ट है ना, डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो n का वैल्यू अपने पास गिवन है, n का वैल्यू कितना है बताओ, n नंबर ऑफ टर्न्स है 800, मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास आ रहा है उसका वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, और जो एरिया है उस एरिया की वैल्यू को अपन लोग लिख रहे हैं 0.05 मीटर स्क्वायर के बराबर, अपॉन में टाइम का वैल्यू बोलो किसके बराबर है 0.1 सेकेंड। तो यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो अपने पास में जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 0.02 वोल्ट के बराबर आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। सिंपल सा वैसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर क्या काम आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट्स काम आते हैं, मैग्नेटिज्म से उसका मैग्नेटिक इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेजिस्टेंस रेडियस R1 एंड R2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग, सेंटर दोनों ही कोइंसाइड है और R1 का वैल्यू मच ग्रेटर देन R2 है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना है, जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं। पहले वाले का जो रेडियस है वो R1 के बराबर ज्यादा है, दूसरे वाले का है तो अपन ये बोल सकते हैं रेडियस R2 के इक्वल है। एक दूसरे का अपन यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं और मान लेते हैं कि इस वाले में करंट जो फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहां से सबसे पहली बात, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन कैलकुलेट करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मान लो मैं ऐसे बोल सकता हूं, फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन सेकंड कॉइल। यहां सेकंड अपने को अंदर वाले को माना है, तो सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू फर्स्ट होता है, तो अपन लिखते हैं φ2 बराबर अपने पास आ जाएगा M21 इंटू I1, सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। यहां जब अपन फाई कैलकुलेट करते हैं तो फाई का जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहां पर, यह आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। कौन आता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड किसका ले रहे हैं, फर्स्ट का। अब देखो ये जो अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का B इंटू ए, ये तभी लगाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। इसीलिए अपन ने करंट जो इमेजिन करा है वो बाहर वाले लूप में इमेजिन करा है, क्योंकि बाहर वाले लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर पे इतना आ रहा है। बोलो सेंटर पे कितने, किसके बराबर मान लिया, B1 के बराबर। तो यहां ये R2 का जो वैल्यू है वो स्मॉलर है, और सेंटर से लेके R2 की सर्कमफेरेंस तक अपन ऑलमोस्ट इसको यूनिफॉर्म मान सकते हैं। अगर अपन करंट मानते अंदर वाले से, तो अंदर वाले से मानते तो अपने को इसको सेकंड लूप में करंट I2 इमेजिन करता तो B2 इंटू A1 लिखना पड़ता, जो गलत होता, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां आता और R1 की वैल्यू R2 की कंपैरेटिवली क्या है, लार्जर है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो अपन ये बोल देते हैं कि करंट अपन ने इमेजिन करा वो लार्जर लूप में किया, तो B1 इंटू A2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो B1 इंटू A2 बराबर M21 इंटू I1 आ गया। अब यहां B1 का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा यहां से, तो B1 का वैल्यू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, बोलो कौन आएगा, 2R1 आएगा। एरिया जो अपने पास होगा वो पाई R2 स्क्वायर होगा, बराबर M21 इंटू में I1 है। I1 से I1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाता है, फर्स्ट वाले लूप के अंदर करंट है। तो अपन ये बोलते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक या म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आ रहा है वो R2 स्क्वायर बाई R1 पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। कितने टेस्ला में रखा हुआ है, 0.5। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप विल बी। देखो फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स पूछा है तो अपने पास में रेजिस्टेंस का तो कोई यूज नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर अपन बात करें तो B इंटू ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.5 टेस्ला है। अगर स्क्वायर है और साइड लेंथ 1 मीटर है तो इसका एरिया होगा वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो किसके बराबर आएगा, B इंटू ए के बराबर, और B का वैल्यू गिवन है 0.05 और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो फ्लक्स मैं बोल सकता हूं 0.5 वेबर के बराबर आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 11। सिमिलर कंसेप्ट पहले के क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है। ठीक है, फिर से भी अपन इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ए बिग सर्कुलर कॉइल 1000 टर्न गिवन एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर। ठीक है, रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा गिवन है।
इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 2 into 10⁻⁻⁵। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके प्लेन से वर्टिकल वाला माना गया, ठीक है। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट अपन यहां लेके चल रहे हैं जो लूप के प्लेन से भी परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 12.56 ओम, देन द मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विल बी। देखिए जैसा कि अपन जानते हैं कि कोई भी लूप को जब अपन मैग्नेटिक फील्ड में इसके एक्सिस के अबाउट किसी भी पर्टिकुलर ओमेगा से रोटेट करते हैं तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आता है, पीक वैल्यू जो आता है वो अपन जानते हैं NBA ओमेगा आता है, ठीक है। तो पीक करंट होगा तो करंट का जो वैल्यू आएगा I नॉट दिस इज इक्वल्स टू E नॉट बाई R, तो मैं लिख सकता हूं NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई R। और सारी वैल्यूज अपने पास गिवन है। N का वैल्यू गिवन है 1000 है, B का वैल्यू गिवन है 2 into 10⁻⁻⁵। एरिया जो है वो रेडियस अपने को गिवन है तो पाई आर स्क्वायर से लिख सकते हैं, ठीक है। और ओमेगा गिवन है, ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 रेडियन पर सेकंड के बराबर है। तो एन का वैल्यू अपन लिख रहे हैं 1000, मैग्नेटिक फील्ड 2 into 10⁻⁻⁵, ओके। और एरिया जो अपने पास गिवन है वो हो जाएगा पाई इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा का जो वैल्यू है वो अपने पास गिवन है 2 डिवाइडेड बाय जो आर रेजिस्टेंस गिवन है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 12.56 ओम के बराबर। यहां से अपन किसका वैल्यू निकाल सकते हैं I नॉट, और I नॉट जब अपन यहां से सॉल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू इसका आ जाएगा, वैल्यू बेसिस पे करेक्ट ऑप्शन जो इसका बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 एम्पियर के बराबर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R इज, फ्लक्स टाइम के साथ वेरिएबल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट t इक्वल टू 5 सेकंड। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पूछा है तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं, वैसे मैं डायरेक्शन के साथ पुट नहीं कर रहा हूं, वैसे लिख रहा हूं d∅/dt, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं ओनली इसका, ठीक है। तो d∅/dt लिखेंगे तो यहां से अपने पास आ जाएगा वैल्यू अगर लिखेंगे तो 6t स्क्वायर बन गया पहला डिफरेंशिएट करने पर। दूसरा जो बनेगा वो बन जाएगा अपने पास 8t, ओके। और नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा 2। यहां से t इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो अपने पास में इस इंड्यूस्ड ईएमएफ या वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। t इक्वल टू 5 सेकंड पे पूछा गया है। वैल्यू पुट करने पे जो अपने पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, 192 वोल्ट। चले जी नेक्स्ट देखें, 13 है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस फॉर माइक्रो हेनरी, करंट इसमें कैरी कर रहा है और अपने को जो इसमें वैल्यू पूछा गया है वो वैल्यू अपने से पूछ रहा है इसका इंडक्टेंस कितना होगा। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, नहीं सॉरी एनर्जी स्टोर्ड पूछा गया है। तो एनर्जी स्टोर्ड निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 Li स्क्वायर। 1/2 L का जो वैल्यू है वो 4 माइक्रो हेनरी है 10⁻⁻⁶, और I का जो वैल्यू गिवन है वो 2 एम्पियर गिवन है 2 स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 14, एन ईएमएफ इज जनरेटेड बाय एन एसी जनरेटर हैविंग 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर। द कॉइल रोटेट्स एट ए स्पीड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। देखो 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, इसका मतलब F गिवन है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोलते हैं 1/t, तो इसका वैल्यू ही 1 गिवन है। तो ओमेगा अगर अपन यहां से मानना चाहें तो अपन बोल सकते हैं 2πf के बराबर होगा, ठीक है, पर सेकेंड। एंड प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, रिपीटेड कांसेप्ट है। देखिए सेम कांसेप्ट के ही बार बार क्वेश्चन भी रिपीट भी होते हैं, तो अपन कई बार अगर जनरली फॉर्मूले भी डायरेक्टली ध्यान रखें तो क्वेश्चन बन सकता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर अपन बात करते हैं यहां से, तो इंड्यूस्ड की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम E नॉट होता है और उसको अपन बोल सकते हैं NBA ओमेगा। वैल्यू सब गिवन है, कोई भी वैल्यू, ओमेगा को अपन यहां से लिख सकते हैं 2πf के बराबर। तो NBA एंड ओमेगा दिस इज इक्वल्स टू 2πf, ओके। वैल्यूज पुट करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 4, 31.4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है और जो अपने लेंज लॉ है उसी पर बेस्ड है कि जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी लूप या कोई भी अपने पास कॉइल होता है वो ईएमएफ इंड्यूस करता है उसमें फ्लक्स में चेंज का अपोज करने के लिए। अगर मान लो फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज करने का प्रयास करता है, और अगर फ्लक्स मान लो डिक्रीजिंग है तो उसको वो इंक्रीज करने का प्रयास करता है, अपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मान लो ये मैग्नेटिक पोल मूव कर रहा है तो अपन इसी के रिलेटिव देख लेते हैं, ठीक है।
इसके रिलेटिव अगर मैं देख रहा हूं तो इस वाले से ये दूर जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ये इस फ्लक्स में डिक्रीज का अपोज करता है, मतलब इस नॉर्थ पोल को दूर जाने का अपोज करेगा, इसका मतलब अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसके रेस्पेक्ट में करंट कैसा अपीयर होगा, क्लॉकवाइज अपीयर होगा। क्लॉकवाइज अपीयर होगा तो अपन बोल सकते हैं जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो ए से बी आएगा, क्लॉकवाइज जैसी अपीयरेंस आएगा। इसके रेस्पेक्ट में अपीयरेंस ये दिखना चाहिए क्लॉकवाइज। और ये साउथ पोल अगर इधर जा रहा है तो ये इसके पास जाने का अपोज करेगा, इसका मतलब यहां भी जो इसके रेस्पेक्ट में करंट इसको अपीयर होना चाहिए वो साउथ पोल का रिपल्सन आना चाहिए। साउथ पोल का रिपल्सन आएगा तो अपन ये बोल सकते हैं इसमें जो करंट इसको अपीयर होगा वो क्लॉकवाइज अपीयर होगा, ऐसे आना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक ऐसे आना चाहिए बाहर। तो इसका मतलब अपन बोल रहे हैं करंट कहां से कहां पर आएगा, डी से सी में आएगा। इसके रेस्पेक्ट में दोनों ही पोल्स कैसे दिखने चाहिए बताओ, साउथ पोल। तो ये भी इसको करंट ऐसे आता हुआ दिखना चाहिए, क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, और ये वाला भी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो पहले में डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो ए से बी होगा, दूसरे वाले में डी से सी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, ये बोला कि सीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, ए फोर्स इज नीडेड टू। पहला ऑप्शन देखो, होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। देखो अगर सीट मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है तो मैग्नेटिक पोल जो होगा वो मैग्नेटिक पोल के कारण इस मैग्नेटिक सीट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग सकता है, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा तो इसको रोके रखने के लिए अपने को एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरे वाले में नॉन मैग्नेटिक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तीसरे वाले में मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। तो अपन एक कंडक्टिंग मटेरियल की सीट लेते हैं और इसको अगर मान लो इससे दूर ले जाना है तो ये कह रहा है कि अपने को एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चलाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो कंडक्टिंग प्लेट इसके सामने रखा हुआ है मैग्नेटिक पोल के सामने, तो उसको जैसे ही अपन मूव कराएंगे तो मूव कराने से इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण या मैग्नेटिक पोल के कारण उस कंडक्टिंग प्लेट में से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ईडी करंट जनरेट होंगे, वॉल्यूम के अंदर ईडी करंट जनरेट होंगे। वो ईडी करंट्स क्या करते हैं, इसके मोशन का अपोज करते हैं। तो मोशन का अपोज करेंगे तो मोशन को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा या इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। और इसका मतलब अगर अपन उसको वेलोसिटी कांस्टेंट बनाए रखना है तो एक्सटर्नल अपने को एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि उस रिपल्सन या अट्रैक्शन के अगेंस्ट वो फोर्स लगाकर अपन इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चला सके, ठीक है जी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा, बी वाला करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी देखें, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर यहां मैग्नेटिक मटेरियल से लेता है, मैग्नेटिक डाइपोल्स की जब अपन बात करते हैं तो इसमें डाइपोल्स है नहीं, इसका मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर है नहीं, तो अपन ये बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग है और नॉन पोलर है, इसका मतलब इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए एंड सी, और ऐसा अपने को ऑप्शन नंबर गिवन है फोर्थ ऑप्शन के अंदर, ए एंड सी ओनली। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सिंपल सवाल है, ध्यान दें। ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ फेस एरिया गिवन है 2.5 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर is placed perpendicular to a magnetic field which varies b equals to 0.5 sin 100 pi t. The magnitude of induced EMF at time t will be t equal to 0 सेकेंड है ना, t equal to 0 भी पूछा है। देखो यहां एरिया तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं E बराबर d/dt ऑफ फाई नेट, और फाई नेट को लिख सकते हैं अपन BA के बराबर, ठीक है जी। तो अपने पास में जो एरिया है वो तो कांस्टेंट है, यहां पर अपन लिखेंगे dB/dt के बराबर। तो एरिया का वैल्यू गिवन है, बोलो एरिया कितना है 2.5 into 10⁻³ एक बार ऐसे लिख लेते हैं। तो d/dt ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है वो है 0.5 sin 100 pi t, मतलब इसको अपन ओमेगा मान सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू 0.5 आ जाएगा बाहर, साइन को करेंगे कितना आ जाएगा cos 100 पाई टी, और साथ में ओमेगा टी का करेंगे तो ये 100 पाई आ जाएगा, खुद भी बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएट होकर के। तो अपने पास में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आ गया। अब सारी वैल्यूज अपने पास है, t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ 1, ठीक है। तो अपने पास में a का वैल्यू गिवन है और आगे 0.5 इंटू 100 पाई है, वैल्यू रख करके अपन अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 125 पाई मिली वोल्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ए रोड ऑफ लेंथ L रोटेट्स विद ए स्मॉल यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए एंड के अबाउट नहीं घूम रहा है, जो रोड अपने पास गिवन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट घूम रहा है। तो यहां से लेकर के ये वाली जो लेंथ है वो L/2 हो गया,
ठीक है। तो जब भी अपन अपने यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं तो इन एक एंड के बीच में रिलेशन आता है E इक्वल्स टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर लिखते हैं, बट यहाँ L कितना होगा, L/2 होगा, तो L स्क्वायर बाय 4 हो गया, तो वैल्यू आ जाएगा 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देख लेते हैं। An ideal inductor resistance LR circuit given है, battery circuit is switched on at t equals to 0. At time t, the current is I equals to I naught 1 minus e to the power minus t upon tau. Tau जो अपन जानते हैं, यहां से अगर अपन लिखना चाहें तो टाइम कांस्टेंट होता है, और टाइम कांस्टेंट का वैल्यू RL सर्किट का L/R से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। Where I naught is the steady state value, the time at which the current becomes 0.5 I naught. देखो करंट का टाइम के साथ वेरिएशन गिवन है ऑलरेडी, तो ये बोल रहा है कोई ऐसा टाइम जहां पर इसका वैल्यू जो है वो 0.5 नॉट हो जाए, इसका मतलब I नॉट बाई 2 हो जाए, तो अपन बोल सकते हैं I नॉट बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू I नॉट e टू दी पावर, यहाँ पे माइनस टी अपॉन टाउ, I नॉट से I नॉट गया, तो 1/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन e टू दी पावर t बाई टाउ मान सकते हैं। तो अगर t अपॉन टाउ मानते हैं तो ये ln2 आ गया बेस ई, तो यहां से वैल्यू अपने वो गिवन है, वैल्यू कितना गिवन है 0.693, ठीक है जी। तो अपने पास t इक्वल्स टू आया टाउ 0.693, और इस वैल्यू को अपन लोग पुट कर सकते हैं किससे, L/R से 0.693। अब L का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, L कितना है 100 मिली हेनरी है, R का वैल्यू अपने को गिवन है वो 10 ओम गिवन है। वैल्यू डेटा पुट करके अपन यहां से आंसर निकाल सकते हैं। जो t अपने पास आ रहा है उस t का वैल्यू है, L का वैल्यू कितना है 100 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय R जो गिवन है उसका वैल्यू है 10 इंटू यहां आ गया 0.693 के बराबर, ठीक है जी। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास में 10 टू दी पावर, अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अपने पास आ गया 6.93 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो अपन बोल सकते हैं 6.93 मिली के आंसर में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास 4 ऑप्शन, ओके। लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दें सभी। Let us consider two solenoids A and B made from same magnetic material of permeability μr and equal area of cross section. Length of A is twice that of B and the number of turns per unit length in A is half that of B. The ratio of self inductances of the two solenoids LA and LB. दो सोलेनोइड गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दोनों में डिफरेंट है, और जो अपने पास में लेंथ गिवन है वो लेंथ भी दोनों का, लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस, लेंथ भी डिफरेंट है। तो अगर मान लो अपन इसका सेल्फ इंडक्टेंस का एक रिलेशन यहां पुट करते हैं, होता है म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वी, ठीक है जी। वी यहां पर इसका वॉल्यूम होता है, तो लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर, वी को लिख सकते हैं ए इंटू एल, ठीक है जी। म्यू नॉट और ए में तो कोई बदलाव करना नहीं, लेंथ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इंटू एल आ गया, तो एल ए अपॉन एल बी दिस इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी का होल स्क्वायर, और दूसरा लिख सकते हैं अपन एल ए अपॉन एल बी, ठीक है जी। तो एन ए कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसमें पहली कंडीशन तो गिवन है लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो ए का लेंथ बी वाले का डबल है, जो इसमें बोला लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, इसका मतलब ये रेशियो तो आ जाएगा अपने पास में 2/1, ठीक है भाई। एन ए अपॉन एन बी की बात करते हैं तो इसमें बोला गया है एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए इज हाफ दैट ऑफ बी, है ना, तो बी वाले से हाफ है, तो अगर अपन यहां से डिस्कस करें तो बी वाले में अगर अपन बोलते हैं n है तो इसमें क्या आएगा n/2 आएगा, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, मतलब 1/4 आ गया, ठीक है। तो ये बना अपने पास में 1/4 इंटू 2/1, तो रेशियो आ जाएगा अपने पास 1/2 के बराबर। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। थैंक यू, गुड लक।